नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अब इतिहास के पात्र हैं। अब वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री उनका जो है मूल्यांकन करेगी। लेकिन इतिहास में जाते जाते क्या मनमोहन सिंह एक लंबी लकीर खींच गए, एक लंबी और गहरी लकीर खींच गए आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और ये लकीर इतनी लंबी और गहरी है कि इससे उभर पाना क्या नरेंद्र मोदी या क्या आने वाले प्रधानमंत्री उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इत्तेफाक ये है कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014, और उसके ठीक बाद नरेंद्र मोदी आते हैं, वो अवतरित होते। 2014 से 2024 वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं और अभी भी प्रधानमंत्री हैं। देखा जाए तो 10-10 साल का दोनों का कार्यकाल अभी तक है। मनमोहन सिंह का था 10 साल और मोदी जी 10 साल से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। इन 10 सालों में ये जो 2 दशक हैं, 2004 से 14 और 14 से 24, इसके बीच में हिंदुस्तान कितना बदला है, कितना परिवर्तन हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर उसमें नोटबंदी भी है, उसमें जीएसटी भी है, उसमें कोविड के बाद के बहुत सी चुनौतियां भी हैं, उसमें बढ़ती बेरोज़गारी भी है, डेमोक्रेसी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, प्रेस की आज़ादी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, पारदर्शिता भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। ये जो 10 साल थे 2004 से 14 और 2014 से अब तक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी तुलना होगी, आगे भी होगी। और मनमोहन सिंह जिस तरह की विरासत छोड़ के गए देश की सरकार में, उसको क्या मोदी आगे बढ़ा पाए हैं कि नहीं, बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है। और कई खास मेहमान आज हैं और मैंने ऐसे लोगों को आज बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिन्होंने मनमोहन सिंह की गवर्नेंस को देखा, जो मनमोहन सिंह के साथ बाहर ट्रैवल किए, जिन्होंने मोदी को भी देखा, यानी मोदी सरकार को भी देखा, मनमोहन सिंह की सरकार को भी देखा, मनमोहन के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देखा और मोदी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देखा। उसमें जावेद अंसारी हैं जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। हमारे साथ हेमंत अत्री हैं, तकरीबन 15 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर किया है और मनमोहन सिंह के कई बार इंटरव्यू लिए। हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, उन्होंने भी कई बार विदेश यात्राओं में, खासकर जब ओबामा से मिले मनमोहन सिंह, उस वक्त वो अमेरिका में उन्हीं के साथ थे और कनाडा में भी थे। हमारे साथ शीतल सिंह भी होंगे। एक गहरी पड़ताल करने की कोशिश की और मुझे लगता है यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी मनमोहन सिंह की कि क्या वो वाकई एक ऐसी लंबी और गहरी लकीर छोड़ कर जा रहे हैं जिसको भरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शीतल जी, मनमोहन सिंह के 10 साल 2004 से 14 और अब 2014 से 24, एग्जैक्टली 10-10 साल हैं। अगर आप देखें एग्जैक्टली 10 ईयर्स से 10 साल मनमोहन सिंह के, 10 साल मोदी के। आपको क्या लगता है कि जो बुनियादी फर्क आपको दिखता है मनमोहन और मोदी का, अगर मैं कहूं कि वो 2-3 पॉइंट्स कहाँ हैं? देखिए, सरदार मनमोहन सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, या जब वो प्रधानमंत्री से पहले दूसरी भूमिकाओं में भी देश के वित्त मंत्री के तौर पर या आर्थिक सलाहकार के तौर पर जहां से उन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया, तब भारत की इकोनॉमी 90-91 में वही थी जहां आज पाकिस्तान की है, बल्कि पाकिस्तान वहां वही आसपास 3 बिलियन 4 बिलियन हमारे पास रिजर्व होता था। और मनमोहन सिंह के साम जब वो दूसरी बार के कार्यकाल को, जिस समय 2 साल उनके खिलाफ तमाम आंदोलन हुए, ऐसे ऐसे आरोप लगे जो अब सब ध्वस्त हो चुके हैं कोर्ट्स के पैमानों पर, उन सब दौर तक वो 300 बिलियन के रिजर्व की इकोनॉमी हमारे पास अपनी लेगेसी से छोड़ के गए थे। यही बात नहीं है आज नसीरुद्दीन शाह ने जो 2-3 लाइन उनके लिए लिखी है, उसमें एक शेर है और वो लाइन मैं भी पढ़ना चाहता हूं। वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था, उसका एक मिसरा ये है। तो वो सचमुच में कोई राजनीति से आए हुए व्यक्ति नहीं थे, प्रोफेशनल थे, अपने काम में ईमानदार, जिद्दी और खूब चीज को जानने वाले। जावेद अंसारी साहब, मनमोहन सिंह सरकार को भी आपने देखा, मोदी सरकार को भी देखा। दोनों में अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करूं या फिर कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी की बात करूं, आपको
बुनियादी फर्क क्या लगता है उसमें, अगर आप दोनों सरकारों को कंपेयर करें? ये कंपैरिजन ही बेमाने है। कंपैरिजन क्या करेंगे? कंपैरिजन ही बेमाने है। कंपैरिजन किस चीज का? मतलब मेरा सवाल ही गलत है? बिल्कुल, आपकी ये बेबुनियाद है। माने आप क्या, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं? एक शरीफ आदमी की सरकार थी। मनमोहन सिंह एक विद्वान थे। उस सबसे बड़ी बात, विद्वान से भी बड़े एक नेक इंसान थे। वो शायद बराक ओबामा से बराक बराक वाले उनके रिश्ते नहीं थे, लेकिन कभी मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे साथ और भी लोग थे। हम लोग G20 समिट के लिए गए थे ब्राजील में, और उस वक्त दुनिया में रिसेशन हो गया। 2008 की या 2009 की बात है। 2008 बहुत भारी रिसेशन से गुजर रही थी। बराक ओबामा, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, चीन का राष्ट्रपति जीपिंग, ये सब इनसे अलग अलग मिले। फिर सबके साथ ये उनके साथ 2 घंटा 3 घंटा ये लोग अलग से बैठे। उनके बराक ओबामा ने उसके बाद कहा भी कि इनके इनपुट्स जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं कि हम कैसे इससे बाहर निकले। वो ये नहीं करते थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और मनमोहन सिंह कभी अपने बारे में बात नहीं करते थे। इट वॉज नॉट अबाउट हिम। मतलब आप कह रहे हैं कि उस वक्त चाइनीज प्रीमियर थे, प्रेसिडेंट थे वहां पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति थे, सारे दुनिया के बड़े नेता थे, और वहां बराक ओबामा ने कहा कि भाई अब मनमोहन सिंह मार्गदर्शन करें। जी, मनमोहन सिंह निहायती शरीफ है। उनकी बस एक ही कमजोरी थी कि वो निहायती शरीफ आदमी थे। मैं मनमोहन सिंह से वो जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक मैं मिलता था। मेरी आखिरी मुलाकात 5 हफ्ते पहले हुई थी। मैं हर महीने मिलने उनसे। और आखिर के दिनों में उनकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी। उनको सुनना बहुत मुश्किल होता था, बिल्कुल कान लगा के सुनना पड़ता था वो क्या करें। बहुत सीवियर डायबिटिक थे, हार्ट का तो उनको प्रॉब्लम था ही। फिर तो उनको बीच में डेंगू हो गया था। बहुत उनकी बुरी हालत थी। लेकिन मैं जब आता था कुछ सीख के आता था, कुछ साथ लेके आता था। ये बहुत कम ऐसे राजनीतिक हैं। वो चलिए एक सवाल थोड़ा सा, जावेद साहब, एक सवाल हो सकता है, ये मौजूद ना हो, लेकिन सवाल होता है। मनमोहन सिंह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मनमोहन सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, और मोदी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपको बुनियादी फर्क क्या दिखता है? बुनियादी फर्क यह है कि वो प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक को हिंदुस्तानी मानते थे, अपना मानते थे। जो भी कानून बनाते थे ये मद्देनजर रख के कि सबसे ज्यादा फायदा हो और गरीब लोगों का फायदा हो। वो हिंदुस्तानियों को इस नजरिए से नहीं देखते थे। वो अपनों में अपना और गैर वाला नहीं था। वो भेदभाव नहीं करते थे। वो सबको साथ लेके चलने की थी। कोई अपने दिल में किना, कोई अपने दिल में बोग्स, कोई अपने दिल में दूसरे के लिए घृणा नहीं रखी उन्होंने। लेकिन मैं तो 5 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं, आज तक किसी के बारे में एक गलत शब्द उनकी जुबान से नहीं निकला। वरना क्या गलत शब्द उनके सेक्रेटेरिएट ले लिया गया। एक 10 साल रहा प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियल स्टाफ ले लिया गया, बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया 0 पे। तब भी उन्होंने चू नहीं की। उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। जी आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, लखेड़ा साहब के पास भी आऊंगा। हेमंत अत्री साहब, ये जावेद भाई बहुत गंभीर बात कह रहे हैं भाई। इस बात को दीपक नोटिस करो कि उनका सेक्रेटेरिएट छीन लिया गया इस दौर में। तो इस दौर से आप क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनको आप वही, उनके पास एक सेक्रेटरी, वो बेचारे मुरली रह गए थे, और एक स्टेनो। बाकी उनके पास सारी सुविधा छीन ली गई। आप देखिए जब लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है बारात चल रही है। उस आदमी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो इन लोगों ने किया, और क्या उनके बारे में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बारे में बाहर शब्द इस्तेमाल किए गए कि ये नहाते हैं छाता लगा के, क्या करते, बरसाती पहन के नहाते। आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने गरीब परिवार के आते थे। उनकी गुर्बत में परवरिश हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर में, उनके घर में बिजली नहीं थी। वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के रात में पढ़ते थे। उसके बावजूद टॉप किया, स्कूल टॉप किया, वजीफा मिला, स्कॉलरशिप मिली, कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड में नौकरी मिली, वर्ल्ड बैंक में रहे। क्या नहीं किया? मेरे पास उनका बायोडाटा अगर मैं पढ़ूं तो और किसी का नंबर ही नहीं आएगा, अभी वो खत्म नहीं होगा। उनको विरासत में नहीं मिला था, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से
उस आदमी ने कमाया था। और कभी वो ऐसे की बात नहीं कहते थे कि मैं मनमोहन सिंह, फलाना मनमोहन सिंह, और मैं ये कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। निहायत ही शरीफ आदमी, उनके साथ उन पे जो भी बीती उनके कभी जबान से अपनी नहीं निकाले। तो इसलिए आप जी ये कंपैरिजन नहीं करना उस बेचारे की, उनकी मेमोरी के साथ बड़ी जाती है। उनके चलिए ऐसा आदमी जावेद साहब, बड़ी मुश्किल से जा, होता है में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होगा दूसरा मनमोहन सिंह पैदा। जी जी जावेद साहब कह रहे हैं कि सवाल जो है वो गलत था कंपैरिजन का, लेकिन अब सवाल ही है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर मनमोहन सिंह का ये बायोडाटा अगर पढ़ना शुरू करें कि उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो हो सकता है कि 2-3 घंटे लग जाएंगे और कार्यक्रम ही उसी में उलझता चला जाएगा बायोडाटा में। तो एक तरफ बहुत बड़ा बायोडाटा है, एक तरफ डिग्रियों पे भी शक है, बुनियादी डिग्री पे भी शक है। मैं जरा अत्री साहब के पास आ रहा हूँ। अत्री साहब, अब तो मनमोहन सिंह पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, ही इज नो मोर, ही इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आपने भी मनमोहन सिंह के कई इंटरव्यू लिए। मैं फिर वही सवाल करूंगा जो जावेद साहब ने खारिज कर दिया, मैं लेकिन सवाल रिपीट करता रहूंगा। आपको लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है एक सरकार में, एक चुनी हुई सरकार में जो होना चाहिए, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें आपको एक्सेस ज्यादा था, जब चाहे आप सवाल पूछ सकते थे, और आज के दौर में वो सारी चीजें आपको लगता है कि वो दरवाजे एक एक करके बंद होते चले गए? आपने कहा कि साहब तब की स्थिति और अब की स्थिति है। मनमोहन सिंह जी वाज ए ट्रू डेमोक्रेट, he was a true democrat in all senses, and the present regime that you are talking of is a true autocrat for all practical purposes, so there can't be any comparison, तुलना नहीं हो सकती। अत्री साहब, आपने तो कई इंटरव्यू किए, अक्सर आप जाते रहते थे, मिलते रहते थे, कांग्रेस को आप बहुत समय से कवर भी कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह से आपने पूछा, भाई एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में तो पूछा जाएगा, एक राजा से दूसरे राजा के बारे में पूछा जाएगा, उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जाएगा, कभी आपने मोदी जी के बारे में पूछा हो कि भाई कैसे असेस करते हैं? मनमोहन सिंह ने शायद कोई जवाब दिया हो, ऐसा सवाल अगर आपने किया हो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपके पास वो इंटरव्यू भी है, अगर आप देखेंगे उसको, आपके पास मैंने भेजा था 25 अप्रैल 2019 को। जावेद जी, मैं उनका इंटरव्यू करके आया, बहुत डिटेल्ड, बहुत धीरे बोलते थे, बहुत ही धीरे बोलते थे। मैंने तमाम उनसे सवाल किया, क्योंकि चुनाव चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, मनमोहन सिंह जी जाते नहीं थे, बीमार थे। मैंने उनको कहा, सर एक चीज बता दीजिए, बस पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपी तो लिखेंगे आप। मैंने कहा, सर नरेंद्र मोदी जी के लिए आपकी क्या सलाह है? तो उन्होंने 2 बार उस सवाल को अवॉइड किया। मैंने तीसरी बार उनको फिर कहा कि सर एक लाइन में बता दीजिए कि आपकी उनके लिए क्या सलाह है, कोट अनकोट, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यू। ही सेड, नरेंद्र मोदी इफ पॉसिबल should be less contemptuous towards his opponents, meaning thereby कि नरेंद्र मोदी यदि संभव हो तो उनको अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कम तिरस्कारपूर्ण भाषा प्रयोग करनी चाहिए। एक ही सलाह दी थी उन्होंने, जो नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं मानी। ये उनकी ये बड़प्पन था। पहले वो बोले नहीं, 2 बार उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, और तीसरी बार केवल एक सेंटेंस में उन्होंने उसको निपटा दिया, एक सेंटेंस में, he should be less contemptuous। और उसके अलावा जो उस इंटरव्यू में उनका दर्द था ना दीपक जी, केवल आप सोच सकते हैं किस तरह के व्यक्ति थे, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति। मैंने उनसे तमाम इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, क्योंकि 5 साल राज कर चुकी थी 19 में, ये मैं आपसे अप्रैल 19 की बात कर रहा हूं, 25 अप्रैल की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार संस्थानों के लिए 70 सालों में सबसे विनाशकारी, डिजास्टर्स इज द वर्ड दैट ही यूज्ड, एंड देन ही सेड, बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ज्यादा है। उनका पेन देखिए, उनकी एगनी देखिए, कि जिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस संविधान के अंदर क्या रोल दिया गया था, नरेंद्र मोदी ने उसका क्या बना दिया है। ये कोई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी कह रहे हैं, जिसको बराक ओबामा अपनी किताब में गुरुजी लिखते हैं, तो आप केवल सोच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, एक और पीड़ा उनकी देखिए, मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि पहले इंटरव्यू में आप 1-2 पॉलिटिकल बातें बताइए, सेकंड इंटरव्यू फिर जब मैंने उनका किया 11 सितंबर 2019 को, तो मैंने फिर उनसे सिर्फ ये बातें पूछी। उन्होंने कहा, अगर मैं होता तो ग्रोथ रेट 2 अंकों में ले जाता। मोदी ने सुधारों की जो सुई थी वो उल्टी दिशा में घुमा दी। अगेन इज द पेन, एंड देन ही सेड, जीएसटी और नोटबंदी ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे वो, लेकिन इन 4 वाक्यों में
आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा एक समझ सकते हैं कि उनकी किस तरह की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी। लकड़ा साहब, एक अत्री साहब ने ऐसे कहा कि जब इंटरव्यू किया तो डिमोनेटाइजेशन पर या फिर जीएसटी को जिस तरह से मोदी ने लागू किया, नोटबंदी के बाद जो अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, और आज हालत यह है कि जो निर्मला सीतारमन है फिनेंस मिनिस्टर, वो एक विलेन के तौर पे उनको देखा जा रहा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, दूध तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, जहां पर वो 18% जीएसटी ना लगा रही हो। रोज कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें निशाने पर रहती। एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि अगर मिस्टर मोदी ने बजाय ये कहने के कि रेन कोट पहन के नहाते हैं, थोड़ा सा उनको असेस किया होता जो आज वो कर रहे हैं, अगर डीमोनेटाइजेशन में या जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में या बहुत से और आर्थिक जो समस्याएं बीच में आई कोविड के बाद, अगर मनमोहन सिंह से सलाह ली होती तो हो सकता मोदी जी की नौबत ना होती, देश आज जहां खड़ा है वहां ना खड़ा होता। देखिए दीपक जी, मनमोहन सिंह ने तो इनका जो 10.5 साल का कार्यकाल शुरू होने के पहले ही ये बता दिया था एक विजनरी नेता के तौर पर कि अगर ये देश के प्रधानमंत्री, जब इनका प्रस्ताव पास हुआ था गोवा में कि ये नेता होंगे, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके 4 महीने बाद प्रधानमंत्री बने। तो जब मनमोहन सिंह ने वीडियो जारी करके पब्लिकली ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के लिए डिजास्टर होगा, विध्वंस होगा, और उनके इन महोदय के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उन्होंने 4 महीने पहले ये बात बोल दी थी, और वो चीज आज सच नहीं 100 गुना सच साबित हुई है। चाहे आप अर्थव्यवस्था को लेकर चले, चाहे आप कूटनीति के मामले को लेकर के चले, चाहे वो प्रेस फ्रीडम के इश्यू को लेकर के चले, चाहे वो मंत्रियों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति है उसको लेकर के, अंडरस्टैंडिंग दुनिया की भीतर की अर्थव्यवस्था को समझने की, संवारने की, रोजगार से लेकर के आज आपकी प्रति व्यक्ति आय नेशनल जो जीडीपी है, इन तमाम सवालों पर आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री का कोई सोच ही नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे एक यात्रा मैं उनके साथ G20 टोरंटो कवर करने किया, जिसमें बराक ओबामा ने वो ऐतिहासिक वर्ड मंच पे बोले, हम वही कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और बीजेपी वालों ने क्या किया, बीजेपी वालों ने उस नारे की नकल की, और नकल करके कहा, जब मोदी जी आ गए और जब इनका एक फेक नैरेटिव इन्होंने पूरे देश में फैलाना शुरू किया, तो इन्होंने कहा जो भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो मैंने फिर इनको एक्सपोज किया, ट्वीट किया मैंने, और ट्वीट पर ध्रुव राठी ने भी पूरा प्रोग्राम किया मेरे ट्वीट पर। मैंने उनको 800 मारुति में चलते हुए देखा। मैं स्कूटर से जा रहा था, मेरे आगे मनमोहन सिंह जा रहे थे कांग्रेस ऑफिस हेडक्वार्टर। शीतल जी, आपने तो मनमोहन सिंह की सरकार को उतने ही करीब से देखा जितने करीब से आप मोदी जी को देख रहे, क्योंकि वो अर्थशास्त्री के अलावा बाजार समझते थे, शेयर मार्केट समझते थे, कॉर्पोरेट इंडिया समझते थे। क्या मनमोहन सिंह ने भी अडानी जैसे कुछ कॉर्पोरेट हाउस को आगे किया और श्रीलंका में जाके या केनिया में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके या श्रीलंका में जाके उनके लिए बैटिंग की, जो हम बैटिंग देख रहे हैं आजकल मोदी जी करते हैं हर जगह जाके? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वही मैं कह रहा था कि उस समय का एक चित्र जो बहुत पॉपुलर है, वो देखिए कि मुकेश अंबानी उनसे मिलने आए हैं, तो मुकेश अंबानी के शरीर की भंगिमा क्या है और मनमोहन सिंह के शरीर की भंगिमा क्या है। एक प्रधानमंत्री से मिलने अगर कोई भी आता है तो जिस तरह से उनको एक गैप के साथ मिलना चाहिए, एक सामान्य आदमी से भी, उनसे भी वो सम्मान पूर्वक अवेलेबल है। वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी जो आज के नेताओं के तमाम चित्र हम लोगों ने देखे हैं, जो आज के प्रधानमंत्री हैं उनके जिस तरह से देखे हैं। अब तो आश्चर्यजनक है कि मनमोहन सिंह के यहाँ सीबीआई की रेड भी पड़ी थी इन्हीं लोगों के जमाने में। तो वो 2-3 इंस्टेंसेस हैं जिससे साबित होता है कि वो ठीक था। हर पार्टी कारपोरेट के साथ मिलजुल के रखती है, उनकी पार्टी मिलजुल के रख रही थी, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री वो कभी इन चीजों में कहीं शामिल नहीं थे। और ये तो वाउच करने वाले लोगों की कतार है, मैं अकेला उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं।
जी, जी, जी। एक बड़ी बात आपने कही कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को भी नहीं बख्शा, उनके घर पे सीबीआई भेज दी कि शायद कुछ दस्तावेज मिले तो फिर इनकी भी कार्रवाई इनके अगेंस्ट भी की जाए। जावेद भाई, अगर हम देखें मनमोहन सिंह का कार्यकाल, क्योंकि मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि जब मैं एकदम यंग था और पार्लियामेंट राज्यसभा में कवर करता था, अक्सर लंच नहीं मनमोहन सिंह करते थे और जो कैंटीन थी वहाँ पर वो सिर्फ़ एक दूध का लस्सी लेते थे 1 ग्लास और उनका ज़्यादातर वक़्त दोपहर में लाइब्रेरी में गुज़रता था। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कई दोपहर मैंने उनके साथ शेयर करी लाइब्रेरी के टेबल पे, बहुत सी चीज़ें मैं उनसे समझने की कोशिश भी करता था। मुझे लगता नहीं था कि ये आदमी जो इतना शरीफ है, वो देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। बहरहाल, ही वाज़ अ वेरी सिंपल मैन। मैं एक चीज़ जावेद भाई आपसे पूछना चाहूँगा। जो मनमोहन सिंह को मैंने देखा कि अगर पवन कुमार बंसल हैं, उनके किसी रिश्तेदार ने कुछ रेलवे में कर दिया, रिश्तेदार पे आँच आई, तो मनमोहन सिंह ने बुला के कहा अपने रेल मंत्री से कि इस्तीफा दे दीजिए। सुरेश कलमाडी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, सीडब्ल्यूजी के जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, आरोप लगा, उन्होंने कहा नहीं जेल जाना होगा। और डीएमके से भिड़ गए ए राजा के इश्यू पे, ए राजा भी जेल गए। मैंने खुद कवर किया ए राजा को जेल जाते देखते हुए राजा को। इसी तरह से जो चौहान साहब थे, अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा वहां से अपने पद से। तो मनमोहन सिंह ने करप्शन के हर मामले में, अगर कोई मामला आया तो चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, चाहे वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हो, उसको तो इस्तीफा दिया या जेल भेजा। हमने जेल जाते हुए मंत्रियों को नहीं देखा, लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम पे देखा था। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इसके ठीक उलट है? वो तो अडानी तक पर जो है जांच नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज की तारीख में सीबीआई और ईडी और डीआरआई, इस तरह की जो एजेंसियां हैं, ये अडानी के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। बल्कि असलियत ये है कि बहुत से नेता जो फंसे हुए हैं सीबीआई में या इनकम टैक्स में या ईडी में, वो अडानी से सिफारिश करवाते हैं और अडानी बचा लेते हैं। क्या इन 10 सालों में पूरा का पूरा हिंदुस्तान, उसका जो एक सरकार का जो एक गवर्नेंस का मॉडल था, बदल गया है? बड़ा कॉन्शियस और डिलिबरेट डिसीजन है वर्तमान सरकार का। ये मानते हैं कि पिछली सरकार, आप लोग जरा याद कीजिए, ये मौका अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी याद कीजिए, ये मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह किसने कहा था? ये मानते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार ये लुंज-पुंज सरकार है, लचर सरकार है और ये बड़ा अथॉरिटेरियन, हमारी बड़ी डिसाइसिव सरकार होगी। उनको पॉलिसी पैरालिसिस का उन पे इल्जाम लगता था। तो अब इनका ये मानना है कि अपनी अगर गलती कमजोर कर दी तो कमजोरी का गिल्ट का एडमिशन है, तो इसलिए मत करो। चाहे कुछ भी हो, अपनी मेजॉरिटी, अपनी ताकत को हर इस्तेमाल करो, वो बाद में उसका देखा जाएगा। तो चाहे टेनी हो, जिनका बेटे को सारी दुनिया ने देखा सरेआम गाड़ी चढ़ा दी जी, या जितने भी आप देख लीजिए, जो कुछ भी हुआ हो आज तक, उस पे कोई कहीं झुके नहीं। ये किसानों के भी मुद्दे पे नहीं, वो तो बिल्कुल इलेक्शन करीब था। अंबेडकर जी का जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें अभी हाल का ही लेटेस्ट देखिए, तो कोई जमीन आसमान का, उनको लगता था कि असलियत कबूल करना कमजोरी का मुजाहरा है। मनमोहन सिंह को लगता था कि नहीं, ये नैतिकता का सवाल है, उस पर करना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा, बड़ा जमीन आसमान का फर्क था दीपक जी। अब आज इतनी चीजें हैं, मैं किरकिरी नहीं करना चाहता, रंग में भंग नहीं डालना चाहता कि मैं चीजों को रिवील करूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके परिवार वालों के साथ जो हुआ, लेकिन उस इंसान के साथ, उस इंसान ने कभी अपने मुंह से एक भी गलत कोई बोली, और वो जो बात सही थी वो करना चाह रहा है। मैं एक जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ी लकीर खींच गए हैं मनमोहन सिंह, और इस लकीर के बराबरी करना, चाहे अगले 5 साल मोदी जी रहें, मुश्किल होगा? दीपक जी, ना केवल डॉक्टर नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, जितने भी प्रधानमंत्री आगे आएंगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी लकीर खींच के गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके हर चीज से सीखा जा सकता है, हर चीज से सीखा जा सकता है। उनकी जो जिन क्वालिटीज का सारे लोग जिक्र कर रहे थे साथी, एक भी चीज तो ऐसी नहीं जो नरेंद्र मोदी को छू के भी गई हो।
कारण केवल क्या है कि वो स्कूलिंग का फर्क है। जैसा जावेद भाई कह रहे थे कि कोई भी चीज स्वीकार ही मत करो, तो आरएसएस का जो फासिस्ट जो वो पूरी टेंडेंसी है वो यही तो है कि किसी चीज को स्वीकार ही मत करो, किसी चीज को मानो ही मत, और जो मैं कहूं मैं, मेरा और मैंने, ये फिलॉसफी है इनकी। कुछ भी गलत नहीं है, जो हम करते हैं वही ठीक करते हैं। अंतिम सवाल है, उसके बाद एक छोटा सा कमेंट मैं शीतल जी से लूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आज की तारीख में, क्योंकि आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो पत्रकारों की एपेक्स बॉडी, उसके आप अध्यक्ष रहे 2 बार, क्या प्रेस फ्रीडम में, जहां तक प्रेस की फ्रीडम है, आजादी है, क्या 10 साल में आपको लगता है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है जो 2014 से पहले नहीं थी? देखिए, वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो तो 75 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो तो घोषित करके लगाई थी। जब जो भी देश के संविधान को जो भी गला घोटा था, हम बहुत छोटे थे और हम भी जुलूस में हम भी शामिल हुए थे। हम तो हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये तो अनडिक्लेयर्ड है और हर कदम पर है, हर संस्थाओं में है। आप बोल नहीं सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। नकल के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा, बिहार में हो रहा, लखनऊ में हो रहा। शीतल जी को पता, उनके जहां जहां वो बैठे हुए हैं यूपी में, सब जगह आंदोलन हो रहा है। और पुलिस को कहा गया है कि जो नकल के खिलाफ लड़के छात्र अगर बैठते हैं उनकी पिटाई करो, तोड़ दो हाथ पैर। तो सैकड़ों लड़कों के हाथ पैर टूट गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, मनमोहन सिंह में कूट कूट कर डेमोक्रेटिक बातें भरी पड़ी थी। मैं उसका उदाहरण हूं। मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा डेमोक्रेट भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये भारत का सौभाग्य था कि इतना विद्वान, इतना डेमोक्रेट और कम खर्चीला मोदी ने 66 अरब रुपए पिछले 10 साल में अपनी पब्लिसिटी और विदेश यात्राओं पे खर्च किए। ये रिकॉर्ड है। ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। ये 66 अरब रुपए विदेश यात्रा और अपनी फोटो 47 मिनट हो गया, 47 मिनट हो गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई तुलना ही कर सकते। अगर कोई तुलना कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये आंख में धूल झोंकना है। कोई तुलना नहीं हो सकता। इतिहास इनको माफ कभी नहीं करेगा जो आज प्रधानमंत्री है। अगर मनमोहन सिंह को इन्होंने जो भी उलझुल बका, इन्होंने, इनकी पार्टी ने बका, कभी इतिहास माफ नहीं करेगा इनको। इतना मैं कह सकता हूं। शीतल जी लास्ट 1 ही मिनट बचा है। मेरा सवाल है कि क्या वाकई एक लंबी लकीर खींचकर मनमोहन सिंह अब इतिहास के पात्र हो गए? लकीर लंबी मोदी जी की खींच के चले गए। कोई इसमें शक नहीं। और ये लकीर जो है इतनी गहरी है कि इससे उबर पाना किसी दूसरे के लिए या इसको काउंटर करने की कोशिश करना किसी दूसरे के लिए असंभव है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि नेहरू जी के समय में हम लोग नहीं थे, लेकिन बाद में हमने देखा ये असंभव है। बार बार आज मैंने कोशिश की दोस्तों की तुलना करूं, क्योंकि मनमोहन सिंह अब इतिहास में हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। दोनों के 10-10 साल हैं। 10 साल 2004 से 14 का पीरियड मनमोहन सिंह का रहा और 14 से 24 तक अब तक का पीरियड मोदी जी का रहा है। लेकिन जो भी हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट थे जो मनमोहन जी के वर्किंग को जानते थे, सभी पैनलिस्ट ने आज पहली बार मेरे सवालों का विरोध किया कि आपके सवाल बेबुनियाद हैं, इसमें तुलना नहीं हो सकती है। मनमोहन और मोदी के राज में उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका गवर्नेंस, उनकी आर्थिक नीतियां और कुल मिलाकर उनका जो डेमोक्रेटिक माइंड था, उसकी तुलना हम आज के दौर से नहीं कर सकते, मोदी के दौर से नहीं कर सकते। और जैसा कि आखिर में शीतल भाई ने कहा कि इतनी गहरी लकीर है कि उसे उभरना मोदी नहीं, आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए एक चुनौती होगी। अत्री साहब आप आए, समय निकाला आपने, और लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच। शीतल भाई आप शॉर्ट नोटिस पे जुड़े, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जावेद अंसारी जुड़े थे, आखिर में थोड़ा इमोशनल हो गए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।